हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 39 या तीसरे चैप्टर का 5वां वीडियो। और इससे पहले 38 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है ZEFF से, यानी जेड इफेक्टिव से। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, देखो मैं समझाता हूं आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्या मतलब है। आपको पता है कि कोई भी आपके पास एटम है, उसके बीच में होता है एक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स कह दो या शेल कह दो। और इनमें एक ऑर्बिट होता है जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस सेल। और उस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, यानी ऋणावेशित हैं। और नाभिक कैसा है, नाभिक है धनावेशित। तो नाभिक में जितने भी ज्यादा प्रोटॉन होंगे, नाभिक आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को उतने ही बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ खींचता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, यदि बीच में ये जो ऑर्बिट्स है ना, 1 2 3 4, ये अंदर वाले जो 4 ऑर्बिट्स हैं, यदि ये ना होते तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस उतना ही प्रभाव इन इलेक्ट्रॉन्स पर डालता आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, जितना इसके ऊपर चार्ज होता। मान लो इसके ऊपर चार्ज जेड है, जेड का मतलब यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिसे आप एटॉमिक नंबर भी कहते हो या एक्चुअल चार्ज कहते हो न्यूक्लियस के ऊपर। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर यदि 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के पास, तो इसके ऊपर 4 इकाई धनावेश होगा, 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के पास। और वो 4 प्रोटॉन के बराबर, यानी 4 इकाई 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। पर प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके पास चाहे कितने भी प्रोटॉन हो, चाहे कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे कितना ही इसका एटॉमिक नंबर जेड हो, इसे वास्तविकता में जितने बल से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहिए ना, यानी जितना न्यूक्लियर चार्ज अपना दिखाना चाहिए कि मेरे पास इतने प्रोटॉन हैं, इसलिए मैं इतने बल से तुम्हें खींच सकता हूं अपनी तरफ, वो वास्तविकता में उतने बल से नहीं खींच पाता है। यानी दिखाने के दांत तो कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। जैसे हाथी देखा होगा, हाथी के 2 दांत तो ऐसे होते हैं, वे सिर्फ दिखाने के लिए ही होते हैं, खाने के लिए नहीं होते। तो इसके पास यदि 20 प्रोटॉन है या 15 प्रोटॉन है या 18 प्रोटॉन है या 21 प्रोटॉन है, तो ये उन प्रोटॉनों के कारण जितना धनावेश अपने ऊपर रखता है ना, कैरी करता है, उस सारे के सारे को इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नहीं दिखा पाता। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर उतना अट्रैक्शन नहीं लगा पाता जितना इसके ऊपर वास्तविकता में चार्ज होता है।
क्यों नहीं लगा पाता? इसलिए नहीं लगा पाता क्योंकि ये जो अंदर वाले ऑर्बिट्स हैं ना, इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है। अंदर वाले जो सेल्स हैं, इनर सेल्स, इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन हैं। और ये अंदर वाले सेल्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ को धक्का देते हैं। इस तरह इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ को धक्का देते हैं। तो न्यूक्लियस तो सोचता है कि मैं इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लूं, और जितने मेरे पास प्रोटॉन है, जितना मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, उस प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज को इन्हें दिखाऊं कि मेरे पास इतना पॉजिटिव चार्ज है। पर वास्तविकता में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के किसी भी एक भी इलेक्ट्रॉन को उतने बल से, उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है जितने से उसे करना चाहिए। क्योंकि जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ को धक्का देते हैं, जिसे आप कहते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव या फिर परिरक्षण प्रभाव। तो कुल मिला के निष्कर्ष पता क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि यदि आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव निकालना है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव निकालना है, तो आपको वास्तविक जो नाभिकीय आवेश इसके ऊपर है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, जेड एक्चुअल वास्तविक नाभिकीय आवेश है, इसमें से घटाना पड़ेगा आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहो या फिर कह दो शील्डिंग इफेक्ट। यानी यदि आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना है, तो आपको वास्तविक नाभिकीय आवेश में से जो परिरक्षण प्रभाव है उसे घटाना पड़ेगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव वास्तविक नाभिकीय आवेश का विरोध करता है। ठीक है, वैसे इसका नाम है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव, पर मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। कि नाभिक को जितना बलों से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, क्या वास्तविकता में वो उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर पाता है? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ को धक्का देते हैं स्क्रीन इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के चलते। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट घटाना पड़ता है हमें। ठीक है, वास्तविक आवेश में से घटाना पड़ेगा, उससे निकलेगा हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, देखो चलो, अच्छा इस चीज को समझते हैं। अब हम समझ में तो आ गया होगा वैसे आपके क्या होता है। देखो यहां लिखा हुआ है प्रभावी नाभिकीय आवेश, मेरे हिसाब से लिखा होना चाहिए था प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब भी निकालना है तो आपको एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को घटाना पड़ेगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन को या न्यूक्लियर चार्ज को कम करता है। देखो डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह चार्ज है जो कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से शील्डिंग इफेक्ट को घटाकर प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है? वेयर जेड इफेक्टिव तो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड है एटॉमिक नंबर जिसे आप एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हो, और सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट। ध्यान रखना, सिग्मा जो है वो आवरण स्थिरांक है या परिरक्षण स्थिरांक है या शील्डिंग कांस्टेंट है या स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। आप इसे स्क्रीनिंग कॉफिशिएंट या शील्डिंग कॉफिशिएंट भी कह सकते हो। तो जेड इफेक्टिव निकालना है तो आप एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से सिग्मा को घटाओगे, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कॉफिशिएंट को घटाओगे।
अब समझ में आ गया ना आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि वास्तविक नाभिकीय आवेश में से आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटाना है। अब यहां हमें समझ में आता है जेड इफेक्टिव ऐसे निकलेगा, इसका तो हमें पता है, तो एटॉमिक नंबर है जेड, पर ये सिग्मा कैसे निकलेगा? सवाल तो ये खड़ा हुआ कि सर सिग्मा कहां से निकाल लें हम, मतलब शिल्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकलेगा सिग्मा? इसे निकालने के लिए ही स्लेटर ने नियम दिए, कुछ पॉइंट्स बताए, उन्हें कहते हैं हम स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल कह दो या रूल्स कह दो, उसने कुछ पॉइंट बताए हैं ना। चूंकि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा का मान अलग अलग होता है। ये बात स्लेटर ने बताई थी कि आपको यूं देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है या n-1 ऑर्बिट में है या n-2 ऑर्बिट में या उसके अंदर वाले ऑर्बिट्स में है, हर एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है और उसका शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा के लिए जो पार्टिसिपेशन है, जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो अलग अलग होती है। इन सबको जोड़कर सिग्मा का कुल मान निकालते हैं। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सारे, जो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ को धक्का दे रहे हैं, जिसके लिए हम जेड इफेक्टिव निकालना चाह रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वे उसकी कक्षा के ही हैं, चाहे वे अंदर वाली कक्षाओं के हैं, वे सारे इलेक्ट्रॉन, उन सब के लिए सिग्मा का मान अलग अलग होता है और उन सभी के सिग्मा के मान को जोड़कर हम निकालते हैं सिग्मा का कुल मान और वो रखते हैं इस फार्मूले में जेड माइनस सिग्मा जो यहां लिखा हुआ है। तो किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब सिग्मा का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है वो बताया था स्लेटर ने, ध्यान से समझना। सर्वप्रथम पहला पहला नियम क्या दिया था उसने, ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा जरूर। सर्वप्रथम दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ पद्धति में लिखते हैं। ये तो काम कर ही दोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही दोगे एसपीडीएफ में। दूसरा काम क्या करना है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू निकालना होता है, ठीक है, या निकालनी होती है, लिखना चाहिए था यहाँ निकालनी, ये गलतियां सही कर लिया करो अपने आप, निकालनी होती है, उससे बाहर वाली सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा की वैल्यू में कोई योगदान नहीं करते। मान लो आपको यह न्यूक्लियस है आपका, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप इस ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना चाह रहे हो, तो इसका जो इससे बाहर वाला ऑर्बिट है, इसके अंदर भी शायद कुछ इलेक्ट्रॉन हो, तो इन इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं होने का सिग्मा की वैल्यू में। मतलब आपको जिसके लिए भी जेड इफेक्टिव निकालना है, उससे बाहर वाली कक्षाओं से उसे कोई मतलब नहीं है। देखो, क्योंकि जो बाहर वाली ऑर्बिट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन थोड़ा ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से रोकेंगे। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू निकालना होता है, उससे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा की वैल्यू में कोई योगदान नहीं करते। यानी जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा का वैल्यू निकालना चाहते हो, उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, अंदर वालों से मतलब है और उसके अपने ऑर्बिट वालों से मतलब है। जैसे देखो तीसरा पॉइंट, जिस ऑर्बिट में इच्छित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा निकालना चाहते हो, वो जिस भी ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है या n-1 में है, उसका प्रत्येक अन्य इलेक्ट्रॉन सिग्मा के मान में 0.35 यूनिट का योगदान करता है। ये बहुत काम की चीज है। मतलब मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा का वैल्यू निकालना चाह रहे, तो उस इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दो, जैसे मैं यहां समझाता हूं। मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये है पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट है। पांचवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 है मान लो,
और मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू निकालना, यानी इस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकालना चाहता हूं मैं लिख रहा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहता हूं, बीच वाले के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ जाने से ये वाले इलेक्ट्रॉन भी रोकेंगे जो इसकी अपने ऑर्बिट के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच तो रिपल्सन लगेगा ही। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इसके ऊपर है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके नीचे है इसी की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, इसी के सेल के इलेक्ट्रॉन है, इसी की कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ये दोनों भी। पर ये दोनों भी सिग्मा में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे बाहर वाले ऑर्बिट का किसी इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, पर अपनी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से मतलब है। इन्होंने कहा, देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, जिस ऑर्बिट में इच्छित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इच्छित इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए आप जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हो, उसका प्रत्येक अन्य इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें फालतू के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा के मान में 0.35 का योगदान करता है। ध्यान रखना, अपने घर के जो दुश्मन हैं उनका वैल्यू 0.35 है। 1s इलेक्ट्रॉन के लिए यह मान 0.30 होता है। ठीक है, यदि वो 1s के लिए निकाल रहे हो 0.30 होगा। आगे मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चौथा पॉइंट, n-1 ऑर्बिट का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, n-1 तो समझते हो ना, सेकंड लास्ट ऑर्बिट का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सिग्मा के मान में 0.85 यूनिट का योगदान करता है। ठीक है, n-1 ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट्स का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सिग्मा के मान में 1 यूनिट का योगदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताता हूं। इसका मतलब हुआ कि आपका जब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा, ये चौथा, मान लो इसके पास 5 ऑर्बिट है। तो ये जो लास्ट वाला ऑर्बिट है ना, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन का हिसाब देखना है, जेड इफेक्टिव जिसके लिए निकालना है, ठीक है, इस वाले ऑर्बिट के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका योगदान होगा 0.35 सिग्मा में, गुणा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका निकालना उसे छोड़ के। और ये कौन सा ऑर्बिट है, n-1 है ना, इसके लिए होगा 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अंदर वाले जितने भी हैं, चाहे कोई सा हो, n-2 हो, n-3 हो, इन सबको इन्होंने एक ही गज से नाप दिया। यूं कहा 1.00 होगा हर एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस ये स्लेटर ने ये बात बताई थी हमें। स्लेटर ने यूं कहा था कि जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए आप प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना चाहते हो, उसमें जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका हिसाब तो ऐसा लेके चलियो 0.35 से, और उससे जो अंदर वाला ऑर्बिट है n-1, उसके हर एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब ऐसे लेके चलियो 0.85 से। और अंदर के सारे ऑर्बिट्स के सारे इलेक्ट्रॉन, चाहे कितनी कक्षाएं हो अंदर भरी पड़ी, उनमें हर एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब ऐसे लेके चलिए। ये बात बताई थी। देखो इस बात को देख लो आप, देखो, अतः जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका यह है, जेड माइनस सिग्मा होता है ना, आपने पढ़ा कि जब भी जेड इफेक्टिव निकालना हो तो हम करते हैं जेड माइनस सिग्मा, पर सिग्मा का मान इस ब्रैकेट से निकलेगा, जेड माइनस 0.35 इंटू एन इलेक्ट्रॉन। 0.35 तो में है जो अपने ही कक्षा के भाई भूई थे, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जिसके लिए आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, प्लस 0.85 इंटू n-1 इलेक्ट्रॉन। n-1 का मतलब सेकंड लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, और 1 इंटू शेष इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उन्हें सबको एक से गुणा कर दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ठीक है। अब देखो यहां एक बात बताऊंगा आपको बहुत बढ़िया,
यहाँ हमने लिख रखा है लिमिटेशंस ऑफ स्लेटर रूल। स्लेटर रूल में क्या क्या कमियां हैं, बहुत बड़ी कमियां हैं इसमें, पर हमें क्वेश्चन तो करना ही है क्योंकि नंबर तो चाहिए ही हमें। पहली कमी यह है कि n-1 ऑर्बिट के s व p इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा का मान समान अर्थात 0.85 यूनिट दिया गया है, जबकि s इलेक्ट्रॉन्स का शिल्डिंग इफेक्ट p इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। भाई हम अब तक तो यूं पढ़ते आ रहे थे, जब मैंने आपको शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि जो s, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि जो s इलेक्ट्रॉन है उनका शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है p का, उससे कम होता है d का, उससे कम होता है f का। और इसने क्या काम करा स्लेटर ने कि जो n-1 ऑर्बिट है उसमें s और p इलेक्ट्रॉन सबके लिए शिल्डिंग इफेक्ट एक जैसा बता दिया 0.85, सबके लिए एक जैसा बता दिया। भाई सबके लिए एक जैसा s और p क्या एक जैसे शिल्डिंग इफेक्ट देते हैं? नहीं, तो s का ज्यादा होगा शिल्डिंग इफेक्ट, p का कम होगा, तो इसलिए ये कमी है ना, ये कमी है। दूसरी कमी मैं बता रहा आपको, देखो दूसरी ये लिखी हुई, n-1 ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट्स के अंदर के तो सारी कक्षाएं एक जैसी कर दी इसने। यहाँ तो एक कक्षा में s और p में ही गड़बड़ी मचाई, जबकि फिर n-1 ऑर्बिट से अंदर वाले जितने भी ऑर्बिट हैं जिन्हें आप कहते हो पेनल्टीमेट ऑर्बिट से अंदर वाले सारे ऑर्बिट, चाहे वो एंटी पेनल्टीमेट हो या उससे अंदर वाला, n-1 ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट्स के sp-df इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा का मान समान अर्थात 1.0 यूनिट दिया गया है, जो तर्क संगत नहीं है। यानी यह बात हजम नहीं हो रही है कि पहले तो इसने s और p, जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट है n-1, उसके तो s इलेक्ट्रॉन और p इलेक्ट्रॉन को कह दिया कि एक जैसा शिल्डिंग इफेक्ट है, और n-1 ऑर्बिट के अंदर वाले जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जितने भी शेल्स हैं, उनके हर एक ऑर्बिट के को कह दिया कि सारे एक जैसा शिल्डिंग इफेक्ट दे रहे। तो ये दो कमियां हैं, डिफेक्ट हैं इसके स्लेटर रूल के। देखो एग्जांपल क्या लिख कर आना है, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम इससे पता क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है कि ये तो हो गया पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट यहां से यहां तक, और ये हो गया तीसरा, ये फायदा होता है। तो जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड इफेक्टिव का फार्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, माइनस सिग्मा कैसे निकलेगा, सिग्मा ऐसे निकलेगा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है और तीसरी कक्षा है, या तीसरी कक्षा ही तो है, तो तीसरी कक्षा में तो इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वैसे तो आपको पता है कि हम ऐसे करते हैं 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस 0.85 इंटू n-1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो करते हैं, प्लस 1.00 इंटू अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन, शेष इलेक्ट्रॉन जितने भी बचे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो करते हैं हम। पर हमें पता है कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जब आप देख रहे हैं ना, यहाँ तीसरी, ये तो है तीसरा ऑर्बिट और ये है n-1 ऑर्बिट यानी दूसरा, और ये बाकी अंदर के एक जैसे होंगे, एक ही बचा हालांकि इसमें ऑर्बिट ही है। तो तीसरे ऑर्बिट में तो वो इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आपको निकालनी वैल्यू, तीसरे ऑर्बिट में इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो हम इस चीज का प्रयोग करें, इसका 0.35 इंटू एन, समझ रहे हैं ना आप। तो हमने 0.35 इंटू एन का प्रयोग नहीं करा, हमने यहाँ सीधा इसके ऊपर आ गए, हम इस वाले पे n-1 पे। तो आपको पता है n-1 का इफेक्ट कितना होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, 0.85। तो यहाँ हमने लिख दिया 0.85 गुणा 8 से इसलिए करी क्योंकि इस दूसरी कक्षा में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, प्लस अब अंदर वाले जितने भी होंगे उनका असर होगा 1 का,
और कितने इलेक्ट्रॉन है अंदर, 2 बचे बस, तो 2 से गुणा कर दी। तो अब तो कर लोगे इसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 6.80 और इसकी 2, तो ये हो जाएगा 8.80 हो जाएगा ना। 11 में से 8.80 घटाओगे 2.20, ये आया जेड इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश सोडियम की लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना है 2.20। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव बताना है कितना है। सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसमें 2 ही ऑर्बिट हैं, एक तो यह है पहला और एक दूसरा। हमें बताना है जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा से निकलेगा, जेड की वैल्यू 7 है माइनस सिग्मा, इसमें से 5 में से एक इलेक्ट्रॉन का तो बताना, बचे कितने इसके अपने भाई, 4 बचे। तो हम जो अपनी ही कक्षा के होते हैं उनके लिए वैल्यू होती है 0.35 और 4 में बचे एक के लिए तो निकालना ही है, ये चीज समझने वाली है। तो जो अपने ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका सिग्मा के लिए पार्टिसिपेशन 0.35 का होता है। 5 इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी कक्षा में है, पर पांचों के लिए यहाँ गुणा 5 नहीं लिखना, वो एक इलेक्ट्रॉन वो है जिसके लिए आप निकाल रहे जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसके लिए निकाल रहे वो अपना ही विरोध थोड़ा ही करेगा। तो इसलिए 0.35 इंटू 4 प्लस अंदर वाली n-1 ये है ऑर्बिट, तो 0.85 इंटू 2, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसमें। कर लोगे सॉल्व, ये हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इतना आ गया, इसकी इसमें इतना आ गया, दोनों को जोड़ा तो इतना आ गया, 7 में से इसे घटाना 3.90 आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लो, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव हमें बताना है। क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भाई ये तो पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, ये तीसरा हुआ, ये तो n है, ये n-1 है, और ये अंदर वाले सारे हैं जो भी हैं। तो आपको यहाँ एक बात पता चल रही होगी कि तीसरी कक्षा में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 में से एक का निकालना हमें, तो 6 का हिसाब तो चलेगा 0.35 के उससे, और 8 का चलेगा 0.85 से, और 2 का चलेगा 1 के हिसाब से। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है इसका 17 है, तो 0.35 के हिसाब से जाएंगे 6, क्योंकि वैसे तो 7 इलेक्ट्रॉन है पर 7 में से एक का तो निकालना ही है हमें, तो 6 बचे उनका करना पड़ेगा 0.35 के हिसाब से, प्लस दूसरे ऑर्बिट यानी n-1 में 6 और 2 8, तो 0.85 के हिसाब से जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 के हिसाब से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कर लोगे इसे, 6.10 वैल्यू आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम निकालते हैं जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा टॉपिक कि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालने का तरीका स्लेटर ने क्या बताया, क्या नियम दिया, स्लेटर रूल क्या है, और उसमें क्या क्या कमी है, और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।